हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है अक्षति मेनन और आज हम पढ़ेंगे द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी व्हिच इज रिटन बाय खुशवंत सिंह। तो इस चैप्टर में खुशवंत सिंह जो है वो हमें बताते हैं कि उनका रिलेशनशिप उनकी ग्रैंडमदर के साथ कैसा था, उनका बचपन कैसा था। जब वो बड़े हुए तो उनका रिलेशनशिप उनके ग्रैंडमदर के साथ कैसे चेंज हुआ। तो सबसे पहले ऑथर हमें बताते हैं कि उनकी जो ग्रैंडमदर थी बिल्कुल बाकियों की ग्रैंडमदर की तरह थी, ओल्ड थी और उनके फेस पे रिंकल्स थे। जैसे नॉर्मली बूढ़े लोगों के फेस पे रिंकल्स हो जाते हैं, झुर्रियां हो जाती हैं, वैसे ही उनके ग्रैंडमदर के फेस पे भी रिंकल्स थे। और 20 सालों से, जब से ग्रैंडमदर को वो जानते थे ऑथर, तब से उन्होंने उनको ओल्ड ही देखा था। अब वो 20 साल की हो चुके थे ऑथर, लेकिन बचपन से जब से उन्होंने देखा है अपनी ग्रैंडमदर को, वो हमेशा ओल्ड ही रही है। ऑथर कभी बिलीव नहीं कर सकते कि उनकी ग्रैंडमदर कभी यंग भी होती थी। जब लोग आकर बताते थे ऑथर को कि आपकी ग्रैंडमदर यंग होती थी, प्रिटी होती थी और उनका हस्बैंड भी होता था, ये चीज ऑथर से बिलीव ही नहीं हो। उसके बाद हमें ऑथर बताते हैं कि उनके घर पे जो मैंटल पीस है ड्राइंग रूम में, उसके ऊपर उनके ग्रैंडफादर का पोर्ट्रेट लगा हुआ था। मैंटल पीस क्या होता है? मैंटल पीस होता है जो फायर प्लेस के ऊपर शेल्फ होता है सामान रखने का। उसके ऊपर यूजुअली आपने देखा होगा कि लोग अपनी पेंटिंग्स या फिर पोर्ट्रेट्स हैंग करते हैं, तो ऐसे ग्रैंडफादर का पोर्ट्रेट वहां पे लगा हुआ था। फिर हमें ऑथर बताते हैं कि उनके जो ग्रैंडफादर थे वो भी काफी ओल्ड लगते थे, बड़ा सा टर्बन पहनते थे, लूज से कपड़े पहनते थे और कम से कम 100 साल के लगते थे। उनको भी देख के ऐसा नहीं लगता था कि वो भी कभी यंग होंगे। उनको देख के ये नहीं लगता था कि उनके कभी बीवी बच्चे होंगे। उनको देख के सिर्फ यही लगता था कि उनके बहुत सारे ग्रैंड चिल्ड्रन होंगे। और रही बात उनकी ग्रैंड मदर की, एज फॉर माई ग्रैंड मदर बींग यंग एंड प्रिटी, अगर उनको कोई कहता था कि उनकी ग्रैंड मदर यंग और प्रिटी है, द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग। ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग मतलब बिल्कुल उनसे बिलीव नहीं हुआ जाता था। रिवोल्टिंग मतलब होता है एक्सट्रीमली अनप्लेजेंट, अपोजिंग। क्योंकि जो ऑथर है उन्होंने कभी खुद अपनी आंखों से नहीं देखा ना कि ग्रैंड मदर यंग है। तो जब ग्रैंड मदर उनको कहानियां सुनाती थी कि वो बचपन में कैसे गेम्स खेला करती थी, ये चीज यकीन ही नहीं होती थी ऑथर को। वो समझते थे कि ये ऐसी कोई मॉरल स्टोरी हमें फेबल सुना रही है। फेबल्स यानी मॉरल स्टोरी। तो अब हमें ऑथर उनका फिजिकल डिस्क्रिप्शन बताते हैं अपनी ग्रैंड मदर का। वो बताते हैं कि मेरी ग्रैंड मदर हमेशा शॉर्ट थी, फैट थी और स्लाइटली बेंड पोस्चर था। आपने देखा होगा जो ओल्ड लोग होते हैं उनका पोस्चर हमेशा स्लाइटली बेंड होता है, तो उनको चलने में दिक्कत आती है। और उनकी जो फेस था वो पूरे रिंकल से भरा हुआ था। ऑथर इस बात को लेकर श्योर थे कि वो हमेशा से ही ऐसी थी, वो कभी यंग हो ही नहीं सकती थी। और वो 20 साल से, जब से उनको जानते थे, उनको लग रहा था कि 20 साल से पहले जब वो नहीं भी थे ऑथर, तब भी वो हमेशा ऐसे ओल्ड ही थी। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आती है जब ऑथर कहते हैं शी कुड नेवर हैव बीन प्रिटी बट शी वाज ऑलवेज ब्यूटीफुल। इसका ये मतलब हुआ कि ऑथर ये तो नहीं मानते थे कि वो कभी सुंदर होगी फिजिकली, लेकिन दिल की तो वो बहुत अच्छी थी। शी वाज ऑलवेज ब्यूटीफुल से मतलब है वो दिल की अच्छी थी। शी वाज ऑलवेज ब्यूटीफुल फ्रॉम इनसाइड। वो हमेशा हॉबल करके चलती थी घर के अंदर, यानी कि मुश्किल से लंगड़ा लंगड़ा के चलती थी। और उनका एक हाथ उनके वेस्ट पर होता था जो बैलेंस करता था उनके स्टूप को। स्टूप यानी जो बेंट पोस्चर हो गया अगेन। और एक हाथ जो था वो उनके हाथ में बीड्स ऑफ रोजरी थी। मतलब जो जाप की माला आपने देखी होगी, लोग प्रे करते हैं उस माला को, तो वो उनके एक हाथ में थी। और वो साथ ही साथ एक इनऑडिबल सी प्रेयर करती थी, यानी कि वो धीरे धीरे प्रेयर करती थी, बहुत धीरे धीरे बड़बड़ा के प्रेयर करती थी जो दूसरों को सुनाई नहीं देती थी। इसके बाद ऑथर ने कंपेयर किया है अपनी ग्रैंडमदर को विंटर लैंडस्केप से। जो विंटर लैंडस्केप होता है बहुत काम, बहुत कंटेंट होता है, वहां पे बहुत पीस होता है। तो वैसे ही उनकी ग्रैंडमदर का बिहेवियर भी ऐसे था, बहुत पीसफुल था, बहुत काम रहती थी वो। एन एक्सपेंस ऑफ प्योर व्हाइट सेरेनिटी। सेरेनिटी मतलब कामनेस होता है, तो इसमें एन एक्सपेंस ऑफ प्योर व्हाइट सेरेनिटी का मतलब है कि उनकी जो ग्रैंड मदर है वो बिल्कुल विंटर लैंडस्केप की तरह काम फील करवाती थी। अब यहाँ पे ऑथर हमें उनके और उनके ग्रैंड मदर के बीच के रिलेशनशिप के बारे में बताएंगे जब वो बहुत छोटे थे। तो जब वो बहुत छोटे थे तो वो सिटी में नहीं रहते थे, वो गाँव में रहते थे अपनी ग्रैंड मदर के साथ। वो दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स की तरह रहते थे। पेरेंट्स ने छोड़ दिया था ऑथर को ग्रैंड मदर के पास। स्कूल के लिए सब ग्रैंड मदर ही उसको रेडी करती थी। और स्कूल जाने से पहले ये ट्रेडिशन था कि हमेशा ग्रैंड मदर मॉर्निंग प्रेयर सुनाया करती थी ऑथर को, एक मोनोटोनस सिंग सॉन्ग, यानी कि ऐसा प्रेयर जो रोज सेम ही रहती है। और ऑथर को ये थोड़ी बोरिंग लगती थी क्योंकि वो मोनोटोनस थी, थोड़ी बोरिंग थी। और फिर वो उसको नहलाती थी, ड्रेस करती थी, और ये इस होप में कि ऑथर को भी याद हो जाएगी सारी प्रेयर्स। लेकिन ऑथर इसलिए ग्रैंड मदर को नहीं सुनता था क्योंकि उसको प्रे करना था, वो इसलिए ग्रैंड मदर को सुनता था क्योंकि उसको ग्रैंड मदर की आवाज बहुत अच्छी लगती। उसके बाद जैसे आपने देखा होगा पुराने जमाने में ऐसे नोटबुक्स नहीं होती थी, तो वुडन स्लेट लेके जाते थे, चॉक बोर्ड जो होता है वो चॉक बोर्ड लेके जाते थे ऑथर अपने स्कूल में। और ग्रैंड मदर उसको अच्छे से वॉश कर देती थी और उसको प्लास्टर कर देती थी येलो चॉक से, यानी कि बॉर्डर बना देती थी उसके अराउंड, चॉक बोर्ड के अराउंड। और ये चॉक बोर्ड लेके जाते थे ऑथर स्कूल। साथ में वो लेके जाते थे एक छोटा सा इंक पॉट, मिट्टी का इंक पॉट, और एक रेड पेन
और सारा एक बंडल में लेके जाते थे। कोई स्कूल बैग नहीं होता था वो पुराने ज़माने में, और वैसे भी गाँव के स्कूल थे, यहाँ पे कोई ऐसे मॉडर्न फैसिलिटीज़ नहीं थी। उसके बाद ब्रेकफ़ास्ट में ऑथर हमें बता रहे हैं वो यूजुअली थिक स्टेल चपाती खाते थे, यानी कि पुरानी सी रोटी खाते थे, उसमें बटर और शुगर डाल के, और फिर स्कूल चले जाते थे। और रास्ते में काफ़ी जो ओल्ड चपातीज़ थी, वो ग्रैंडमदर किसको दे देती थी? विलेज के डॉग्स को। जब भी ऑथर स्कूल जाता था, ग्रैंडमदर हमेशा उसके साथ जाती थी। क्यों? क्योंकि वो स्कूल एक टेम्पल से अटैच्ड था, और जो ग्रैंडमदर थी वो बहुत ही रिलीजियस पर्सन थी। जो प्रीस्ट था, वहाँ पे जो पुजारी था टेम्पल का, वो वही अल्फाबेट सिखाता था बच्चों को, और मॉर्निंग प्रेयर भी सिखाता था। एक तरफ जो बच्चे थे वो बैठ के प्रेयर करते थे और अल्फाबेट कोरस में गाते थे। कोरस मतलब ग्रुप में गाते थे, और जो ग्रैंड मदर है वो दूसरी साइड बैठ के अपने स्क्रिप्चर्स पढ़ती थी। स्क्रिप्चर्स यानी कि रिलीजियस बुक्स। जब दोनों का खत्म हो जाता था, ग्रैंड मदर के जब स्क्रिप्चर्स खत्म हो जाते थे और स्कूल जब खत्म हो जाता था ऑथर का, तो दोनों मिलके घर तक जाते थे। और जब वो घर तक जाते थे, रास्ते में विलेज डॉग्स आते थे। और अब हमने पढ़ा था पहले कि जो ग्रैंड मदर थी वो उनको पुरानी रोटी देती थी, तो रास्ते में वो रोटी देते हुए जाते थे। जब वो रोटी फेंकती थी ग्रैंड मदर नीचे डॉग्स के लिए, तो वो डॉग्स आपस में लड़ते थे और ग्राउल करते थे। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताते हैं ऑथर, जब उनके और उनके ग्रैंड मदर की रिलेशनशिप का टर्निंग पॉइंट आया, उनकी फ्रेंडशिप का टर्निंग पॉइंट आया। ये कब आया? जब ऑथर के पेरेंट्स आराम से सेटल हो गए थे सिटी में, तो उन्होंने ग्रैंड मदर और ऑथर को भी सिटी में अपने साथ बुला लिया। अब क्योंकि एक मॉडर्न टाइप का स्कूल था, ये कोई विलेज स्कूल नहीं था, तो ग्रैंड मदर साथ में नहीं जा सकती थी ऑथर के। अब वो इंग्लिश स्कूल में जाता था ऑथर, और वहां बस से जाता था, तो वो वॉक करके भी उसको नहीं लेके जाती थी, और वहां पे कोई स्ट्रीट डॉग्स भी नहीं थे। तो जो ग्रैंड मदर थी वो अब कोर्टयार्ड में स्पैरोज को फीड करने लग गई। तो धीरे धीरे जैसे टाइम बीतता गया, दोनों की रिलेशनशिप में और भी ज्यादा गैप आता गया। वो एक दूसरे से और कम मिलने लग गए और कम बात करने लग गए। कुछ टाइम तक ग्रैंड मदर ऑथर को उठा के रेडी करती थी और पूछती थी कि उसको क्या पढ़ा रहे हैं स्कूल में। तो वो बताता था कि मुझे स्कूल में इंग्लिश वर्ड्स पढ़ा रहे हैं, वेस्टर्न साइंस पढ़ा रहे हैं, आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ा रहे हैं, ग्रेविटी के बारे में पढ़ा रहे हैं। तो इस पे ग्रैंड मदर बहुत डिसअपॉइंटेड हो गई। क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा कि जैसे विलेज स्कूल में तो इनको स्क्रिप्चर्स पढ़ाते थे, प्रेयर्स पढ़ाते थे, लेकिन इस स्कूल में कोई गॉड के बारे में टीचिंग नहीं थी, कोई स्क्रिप्चर्स के बारे में टीचिंग नहीं थी। और जब ग्रैंड मदर को पता चला कि उसके स्कूल में म्यूजिक लेसन दिए जा रहे हैं, तो वो और भी ज्यादा गुस्सा गई। क्यों? क्योंकि उनके लिए उनके टाइम पे म्यूजिक का ल्यूड एसोसिएशन होता था। ल्यूड मतलब डर्टी एसोसिएशन, सेक्सुअल एसोसिएशन। तो उनके हिसाब से ये सारे नीचे टाइप के लोगों का काम था। तो उन्होंने इस बारे में कुछ बोला नहीं ऑथर को, उन्होंने वो बस साइलेंट रही, और उनका साइलेंस का मतलब यही था कि वो इस बात से बिल्कुल खुश नहीं है। और इसके बाद तो वो और भी कम बात करने लग गई ऑथर से। इसके बाद जब ऑथर का स्कूल खत्म हो गया, वो और बड़े हो गए, वो यूनिवर्सिटी में चले गए, तो उनको खुद का रूम दे दिया गया। तो ये जो कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप था, ये जो सेम रूम था दोनों का, वो सेम रूम भी नहीं रहा। अब दोनों और भी अलग हो गए। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेक्लूजन विद रेजिग्नेशन। सेक्लूजन मतलब होता है आइसोलेशन, और रेजिग्नेशन मतलब होता है छोड़ देना, रिजाइन कर देना। तो इसका ये मतलब है कि जब ग्रैंड मदर को कहा कि अब आप अलग रूम में रहोगे, तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, वो चुपचाप उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया इस आइसोलेशन को, और उन्होंने वो रूम छोड़ दिया। उन्होंने कोई कंप्लेंट्स नहीं करा, उन्होंने नहीं पूछा कि मुझे अलग रूम क्यों दे रहे हो। अब वो बिल्कुल ही किसी से बात नहीं करती थी, वो अपने रूम में रहती थी और वो स्पिनिंग व्हील चलाती रहती थी। सुबह से लेकर शाम तक, सनराइज से सनसेट तक, वो अपना स्पिनिंग व्हील चलाती थी और प्रेयर्स करती थी। सिर्फ दोपहर को वो आधे घंटे का ब्रेक लेती थी, जब वो स्पैरोज को फीड करती। वो वेरांडा में बैठती थी और ब्रेड के छोटे छोटे टुकड़े करके डालती थी नीचे, और बहुत सारी जो स्पैरोज है वहां पर आके उनके पैरों पे बैठ के खाती थी उस ब्रेड को। कुछ बर्ड्स उनके शोल्डर पे बैठती थी, कुछ उनके हेड पे, मतलब हर जगह बर्ड्स ही बर्ड्स हो जाती थी, और इससे एक वेरिटेबल बेडलम ऑफ चिरपिंग्स बन जाता था। बेडलम मतलब बहुत ज्यादा नॉइज और केओस बन जाना, चिरपिंग मतलब जो आवाज निकालती है बर्ड। तो ये बहुत अनयूजुअल सा सीन हो जाता था। हर जगह से बर्ड्स आके उनके वरांडा में खाना खाती थी, जो ग्रैंड मदर ने उनके लिए डाला होता था। और ये जो आधे घंटे का टाइम होता था दोपहर का, ये ग्रैंड मदर का हैप्पीएस्ट हाफ एन आवर होता था दिन का। इसके बाद ऑथर डिसाइड करते हैं कि उनको अपनी फर्दर स्टडीज के लिए अब्रॉड जाना है, इंडिया से बाहर जाना है। तो अब वो श्योर थे कि उनकी ग्रैंड मदर और भी ज्यादा अपसेट हो जाएगी, क्योंकि वो 5 साल के लिए जा रहे हैं, और उनको पता भी नहीं था कि क्या पता पीछे से ग्रैंड मदर की डेथ ना हो जाए, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत ओल्ड थी। लेकिन उनकी ग्रैंड मदर बिल्कुल भी इमोशनल नहीं हुई। वो जब उनको ट्रेन स्टेशन पे छोड़ने गई, वो सिर्फ प्रेयर कर रही थी उनके लिए। वो अपनी जाप की माला लेकर उनके लिए सिर्फ प्रेयर कर रही थी। धीरे से उन्होंने ऑथर के फोरहेड पे किस किया, और ऑथर को लगा कि ये प्रोबेबली उनका लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कांटेक्ट है, क्योंकि उनको लगा कि अब शायद मेरी ग्रैंडमदर नहीं रहेगी जब तक मैं वापस आऊंगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। 5 साल बाद जब ऑथर वापस आए अपने घर,
उन्होंने वो ग्रैंड मदर से मिले और उन्होंने देखा कि मेरी ग्रैंड मदर तो बिल्कुल और ज्यादा ओल्ड नहीं लग रही है। जैसे वो स्टार्टिंग से ओल्ड लगती है वो उतनी ही ओल्ड लग रही है। लेकिन अभी भी वो ज्यादा बात नहीं कर रही थी, अभी तक वो हमेशा सिर्फ प्रेयर में बिजी थी और अभी भी उनका हैप्पीएस्ट हाफ आवर वही होता था दोपहर को स्पैरोज को फीड करना। शी फेड लॉन्गर एंड विथ फ्रिवलस रिब्यूक्स, मतलब वो और भी ज्यादा थोड़ी देर करती थी अब फीड फ्रिवलस रिब्यूक्स के साथ। फ्रिवलस रिब्यूक्स मतलब होता है डांटना और फ्रिवलस होता है थोड़ा सिली वे में। तो सिली वे में बर्ड्स को ऐसे डांट के वो फीड करती थी। तो शाम को ऑथर की फैमिली ने देखा कि इनमें एक चेंज आ गया है ग्रैंड मदर में। उन्होंने देखा कि प्रेयर करने की जगह वो अब गाना बजा रही है, एक ड्रम बजा रही है। ओल्ड सा एक ड्रम था जो बहुत ही थोड़ा टूटा फूटा सा था और उसके जो स्किन थी वो बहुत ज्यादा हैंग कर रही थी। तो सबको ग्रैंड मदर को कन्विंस करना पड़ा, परसुएट करना पड़ा कि आप प्लीज ये अभी गाना बजाना बंद कीजिए। ये जो होम कमिंग ऑफ द वॉरियर्स का आप गाना बजा रही है इसको आप प्लीज बंद कीजिए। ये पहली बार हुआ था जब ऑथर ने देखा कि मेरी ग्रैंड मदर प्रे नहीं कर रही बल्कि गाना बजा रही है। तो अगली सुबह ग्रैंड मदर की तबीयत थोड़ी खराब हो जाती है, उनको एक माइल्ड फीवर आ जाता है। तो डॉक्टर जब आते हैं वो कहते हैं कि बस माइल्ड सा फीवर है, ये ठीक हो जाएगा। लेकिन ग्रैंड मदर ऐसा नहीं कहती, वो कहती है ये फीवर मुझे इसलिए हो रहा है कि अब मेरी डेथ होने वाली है, मेरा एंड अब नियर है। उन्होंने बोला कि अब वो डेथ होने वाली है तो अब वो सिर्फ प्रेयर करना चाहती है, वो अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती उसकी फैमिली से बात करके। तो उसकी फैमिली ने इस चीज को प्रोटेस्ट करा, उन्होंने बोला नहीं आप हमारे साथ टाइम स्पेंड करो, आपकी कोई डेथ नहीं होने वाली। लेकिन उन्होंने इग्नोर किया इस चीज को और वो बेड पे लेटे लेटे प्रे करती रही अपनी जाप की माला से। और एकदम से क्या हुआ कि उनकी प्रेयर रुक गई और उनके हाथ से वो जो माला थी वो एकदम गिर गई फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स, यानी कि उनकी डेथ हो गई। और उनके फेस पे एक पीसफुल सा पैलर आ गया। पैलर मतलब अनहेल्दी सा पेल सा अपीयरेंस। तो और उनको पता चला कि अब इनकी डेथ हो चुकी है। तो जब ग्रैंड मदर की डेथ हो गई उसके बाद जैसे कस्टम होता है, जो ट्रेडिशन होता है, तो बॉडी को एक कवर कर दिया कपड़े से, एक रेड कलर के श्राउड से यानी कि कपड़े से। और दुख मनाने के कुछ घंटों बाद उनके फ्यूनरल की अरेंजमेंट्स करने के लिए तैयारी की गई। शाम को उनको एक स्क्रूड स्ट्रेचर पे यानी कि एक सिंपल से स्ट्रेचर पे लटाया गया और क्रिमेशन के लिए ले गए। तो शाम का टाइम हो रहा था, सनसेट हो रहा था और उनके रूम में गोल्डनिश सी लाइट आ गई। लेकिन आधे रास्ते ये लोग कोर्टयार्ड में रुक गए। उन्होंने देखा कि जो वरांडा है और उनका जो रूम है वहां पे जहाँ पे उनकी बॉडी थी ग्रैंड मदर की, वहां पे हर जगह स्पैरो स्कैटर्ड हो गई थी। वही स्पैरोज थी जिनको ग्रैंड मदर फीड करती थी। तो यहाँ पर स्पैरोज अपना सौरो दिखाने आई थी, अपना दुख एक्सप्रेस करने आई थी। अब वो कोई चिरपिंग नहीं कर रही थी, कोई आवाज नहीं निकाल रही थी, वो बस बहुत दुखी थी। तो ये देखकर ऑथर की मदर को बहुत बुरा लगा और उन्होंने उनको ब्रेड क्रम्स दिए, ब्रेड तोड़ के। लेकिन जो स्पैरोज हैं उन्होंने कोई ब्रेड नहीं खाया, उन्होंने कोई नोटिस नहीं किया ब्रेड को, वो बस शांति से वहां पे बैठे हुए थे। जब ग्रैंड मदर की बॉडी को वहां से ले गए तो वो साइलेंटली सारी स्पैरोज वहां से उड़ गई और अगले दिन स्वीपर ने उस ब्रेड क्रम्स को वहां से हटा दिया। तो इसी के साथ हमारा पूरा चैप्टर खत्म होता है। इस चैप्टर के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जो नोट्स है, वो मिल जाएगा नीचे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक करना मत भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और अगर आपको हमारे चैनल से हेल्प हो रही है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।